नमस्कार। आज हम अपनी चर्चा को आगे लेके बढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान अध्याय 6 के भाग 2 में अंतरराष्ट्रीय संगठन पर। हम आज बात करेंगे, जब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन की, हमने अपने पहले लेक्चर में जाना किस तरीके से जरूरी है ये अंतरराष्ट्रीय संगठन और क्या अहम भूमिका यहाँ पे ये निभाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होने चाहिए और वहीं पर भारत क्या यहाँ पर क्या कहना है। उसी के साथ साथ बात करेंगे कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, और विश्व में उनकी जो भूमिका है। वहीं पे जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि 15 मेंबर है इस संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और जो 10 हैं यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो किस तरीके का संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार है। सदस्यता की अगर हम बात करें, मेंबरशिप की बात करें, तो ये जो सवाल है काफी गंभीर है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए, तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 को सितंबर में इकट्ठे हुए और इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। और इस बैठक में जो भी लीडर्स थे, जो भी नेता थे, तो उन नेताओं ने जो बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला लिया। तो सबसे पहले जो फैसला लिया गया वो फैसला था शांति स्थापक आयोग का गठन। तो पीस बनाने के लिए, वर्ल्ड में शांति बनाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए ये सबसे पहला निर्णय लिया गया। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाता है, तो जो पूरी विश्व बिरादरी है यानी वर्ल्ड कम्युनिटी इसका उत्तरदायित्व ले और इस बात की सुनिश्चित करे कि जो नागरिक हैं उस देश के, उन पे किसी तरीके का अत्याचार ना हो। उसी के साथ साथ जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम के बारे में बात की गई वो थी मानव अधिकार परिषद की स्थापना। उसी के साथ साथ शाश्वत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति हुई और हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। तो टेररिज्म जो हम बात करते हैं, टेररिज्म एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा विषय है जो ना ही सिर्फ एक देश के लिए बल्कि कई देशों के लिए चिंताजनक विषय है। तो टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए जो भी प्रोविजंस लेने हैं, जो भी स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए यहाँ पे फैसला लिया गया। उसी के साथ साथ एक लोकतंत्र कोष का गठन और ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति हुई। तो ये समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचीदार हैं। शांति स्थापना आयोग की अगर हम बात करें और जिस तरीके से पूरी वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से कंप्लीटली काम कर रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड में हो रहे बड़े बड़े झगड़ों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र जैसी बॉडी पूरी तरीके से असफल हो जाती है। वहीं पे अभी भी अगर हम बात करें देशों की, तो देशों में जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है, मुद्दा ये है कि अगर हम बात करें यूएन जैसी बॉडी की, तो ये देखा जाता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका का एक तरीके से हेजेमनी है इन बॉडीज पर, और चाइना जैसे देश जो कि अमेरिकन हेजेमनी के खिलाफ है, वो इन बॉडीज को एक तरीके से पूरी तरीके से डिसफंक्शनल मानते हैं, विफल मानते हैं अपने कार्य करने में। तो किस तरीके से ये जो चुनौतियां आ रही हैं, तो इन चुनौतियों को संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरीके से हैंडल करेगा। इसीलिए जब हम बात कर रहे थे यूएन की, तो हम बात कर रहे थे रिफॉर्म्स की, कि इसमें रिफॉर्म्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये रिफॉर्म्स टाइमली नहीं होते तो यूएन की फंक्शनिंग में काफी दिक्कत आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत की बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई अधिकारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदले हुए जो विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। हम जानते हैं कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पे विश्व की जो है स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है।
तो इसी के लिए भारत यहाँ पे पूरा समर्थन देता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी बदलाव हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, किसी भी तरीके के हो, वो होने चाहिए। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो अभी जैसे कि हमने देखा, कई बार ऐसा होता है कि देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में असफल होता है। तो इस तरीके से सभी देशों का ये मानना बहुत जरूरी होगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी भूमिका है ये है कि जो भी परेशानी है किसी भी तरीके की, वो यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ इन देशों की सॉल्व कर सके। उसी के साथ साथ जब हम विकास की बात करते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं विश्व में हर देश विकास नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जो अभी भी गरीबी देख रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए, ऐसा भारत का मानना है। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो अब भी कई तरीके से काफी पीछे हैं कुछ ऐसे देशों के। तो किस तरीके से उन्हें डेवलप करना है, ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। भारत ये भी मानता है कि संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में अगर हम बात कर रहे हैं तो विकास का जो मामला जो प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्वी शर्त है। और भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर भी है कि सुरक्षा परिषद की जब हम बात करते हैं कि सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। तो भारत का ये मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। तो भारत ये तर्क देता है कि जो परिषद का विकास, अगर हम परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी और उसे विश्वास बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 की गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या जो है हमेशा से स्थिर रही है। तो इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस पूरी तरीके से बना हुआ है, और यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं, और इस कारण जो है सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि फैसले जो है यहाँ पे फैसलों का उन पर काफी प्रभाव पड़ता है। वहीं पे जो है भारत ये कहता है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन वो देता है। और भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों की अगर हम बात करें तो उनका जो दायरा देखा गया कि वो काफी बड़ा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना होगा, और इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक जो है धरातल पर बननी चाहिए, और इसी तरीके से जो है पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। उसी के साथ साथ भारत, ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि भारत खुद भी जो है पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। तो भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है, और अभी जो कि रिपोर्ट्स आ रही है कि हमने जो है चाइना को सरपास कर दिया है, तो हम विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। तो भारत में विश्व की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 1/5 जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की इंडिया में है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भी भाग लिया है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाल करने के प्रयास में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता रहा है। वहीं पे सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी ज्यादा सही है क्योंकि तेजी से अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय फलक पर भी, तो भारत एक नई उभरती इकोनॉमी, एक नई अर्थव्यवस्था बनके एक तरीके से आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है, और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। तो भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। तो इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतरराष्ट्रीय मामले में महत्व काफी ज्यादा बढ़ रहा है।
तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो भारत जो है यहाँ पे चाहता है कि जो उसकी एक अहम भूमिका यहाँ पे बनी रहे। भारत ये भी चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषअधिकार संपन्न यानी वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनने के काफी विरोध करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत की एंट्री है वहां पे यहाँ पे जो है रोकी जा रही है। तो सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, लेकिन हम बात करें तो कई और देशों की भी जो भारत की इस जो पर्टिकुलर सीट है परमानेंट सीट के लिए यहाँ पे जो इच्छुक नहीं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कुछ अन्य देशों का मानना ये भी है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देश हैं जैसे मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा। तो जिसके ये जो बाकी देश हैं विरोध करते हैं कि अगर आप देखें जिस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल पूरा बटा हुआ है 5 परमानेंट मेंबर और 10 नो परमानेंट मेंबर, तो हमने जाना कि किस तरीके से जो वीटो पावर है और ताकतवर बना देती है इन देशों को। तो ऐसे में अगर हम बोले कि भारत की जो एंट्री है यहाँ पे एक परमानेंट मेंबर के रूप में होनी काफी मुश्किल है। उसी के साथ साथ अब बात करें एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे की, उसके स्ट्रक्चर की, उसके प्रोसेस की, उसकी प्रक्रियाओं की, तो काफी यहाँ पे देश चाहते हैं कि उनमें सुधार हो और देशों की ये आशा भी बनी रही है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है, तो कारगर ढंग से काम कर पाएगा। तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरोध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? तो यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। पहली बात हमें ये समझनी होगी कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि हम बोल रहे हैं कि चाइना है, रशिया है और उसी के साथ साथ कई ऐसे देश है जो कि एक महाशक्ति के रूप में उभर के आ सकते हैं, लेकिन अब भी जो है अमेरिका एक महाशक्ति है। तो ये भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका भू क्षेत्र में स्थित है और इस कारण से भी अमेरिका का जो प्रभाव है इसमें काफी बढ़ जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों अनुकूल नहीं है और या फिर अमेरिका को ये प्रस्ताव ना जचे, तो वो अपने वीटो से वह भी रोक सकता है। तो किस तरीके से वो पूरा एक यहाँ पे ताकतवर बन जाता है। अपनी ताकत और निषाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। वहीं अमेरिका अपनी जो इस ताकत को जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मिलिट्री वाइज देख लीजिए, इकोनॉमी वाइज देख लीजिए, पॉलिटिकली देख लीजिए, तो पूरी तरीके से यहाँ पे उभर के आया है। हर तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। और फिर भी जब हम बात करते हैं ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है। तो वहां पे एक बहुत बड़ी अहम भूमिका वो निभा सकता है और इस संगठन में ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को भी समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है, जो कि विश्व की शांति के लिए, विश्व की पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जहां तक शेष विश्व की बात है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां पे हम बात करें कि किस तरीके से जब कोलैबोरेशन हो रहा है, देशों के बीच में बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, तो कोई भी एक देश जो है ऐसी एक बड़ी महाशक्ति बन के ना निकले कि दूसरे देशों को जो वहां पे कमजोर महसूस हो। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल हो जाएगी, क्योंकि ये एक वाकई में ही बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो आज विभिन्न समस्या और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं और इससे अगर हम बात करें जिस तरीके से सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं, बहुत जरूरी हो गया है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहां पे सभी देश डायलॉग्स अपने कर सकें। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज की।
और किस तरीके से अहम भूमिका निभाती हैं ये सभी बॉडीज, जैसे कि विश्व बैंक। उसी के साथ साथ बात करेंगे हम विश्व व्यापार संगठन की यानी WTO की, और अंतरराष्ट्रीय अणु एजेंसी IAEA की, और उसी के साथ साथ एमएनएसटी इंटरनेशनल की, और ह्यूमन राइट्स वॉच की। सबसे पहले अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद सन 1945 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई, और इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। यह बैंक मानवीय विकास, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे कि सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा जैसे कि प्रदूषण में कमी, नियमों का निवारण और उन्हें लागू करने की प्रक्रियाएं, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। तो वर्ल्ड बैंक जिसे हम कहते हैं, विश्व बैंक कहते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और यह जो अपने सदस्य देश हैं, जो भी इसका पार्ट है, जो भी इसके मेंबर हैं, उन सभी देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है, यानी लोन प्रोवाइड करता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो प्रोवाइड कराता है लोन फैसिलिटी डेवलपमेंट के लिए देशों को, ताकि जो वो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, चाहे हेल्थ कह लीजिए, एजुकेशन कह लीजिए, एनवायरनमेंट कह लीजिए, वहां पर एक तरीके से आगे बढ़ सके। और उसी के साथ साथ जो ज्यादा गरीब देश हैं उनके लिए जो है एक जो यहाँ पे जो पूरी तरीके से जो स्कीम है ये है कि ज्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते, और इस अर्थ में यह संस्था जो है समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। वहीं पे WTO की बात अगर करी जाए, यानी विश्व व्यापार संगठन, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापारों के नियमों का तय करती है। तो इस संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुई, और यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे जो है इनके सदस्यों की संख्या जो है लगभग 150 है, तो काफी बड़ा जो है ये नंबर है, ये संख्या है। हर फैसला सभी सदस्य की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपियन संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कायम हो गई हैं जिससे उनके हित संधे रहे हो। तो विकासशील देशों की जो बहुधा है ये शिकायत रहती है कि संगठन की जो कार्यविधि पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इस तरीके से यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वहीं पे बात करेंगे दूसरी एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IAEA, सो अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसकी जो संगठन की स्थापना का जो ईयर है वो है 1957। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। तो इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं, ताकि नागरिक परमाणु जो संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो सके। वहीं पे अब हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल की। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है जो कि मानव अधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। तो ये एक NGO है जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेगा। यह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर जो है कई तरीके से देखा जाए तो नागवार लगती है, क्योंकि जो एमनेस्टी का ज्यादा जोर सरकारों द्वारा किया जा रहा है दुर्व्यवहार पर होता है। तो बहरहाल जो है ये रिपोर्ट मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं पे हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच की। तो ये भी मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठन है। तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है, और यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। तो इससे जो है बारूदी
सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का जो प्रयोग रोकने के लिए और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में काफी मददगार है। तो आज हमने बात करी कुछ मेजर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, उसी के साथ साथ हमने बात करी संयुक्त राष्ट्र संघ में हो रही प्रॉब्लम्स की, और वहीं पर भारत का क्या स्टैंड है इन्हीं चीजों को लेकर उसके बारे में। इसी के साथ एंड करेंगे हम हमारे लेक्चर को यहीं पे। धन्यवाद।